हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कर पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी के अंतर्गत दो तीन हमारी परिकल्पनाएं हैं। उन परिकल्पनाओं पर आज फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दो परिकल्पनाओं पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नहीं चार परिकल्पनाओं पर। उसके बाद दो से तीन परिकल्पनाएं आज हैं और एक परिकल्पना और जो अंतिम परिकल्पना होगी, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हो, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, आपके जो लिखे हुए हैं रसेल की जो थ्योरी है, द्वैतारक परिकल्पना, तो इसमें कहीं ना कहीं दो तारे हुआ करते थे और सूर्य के अलावा इसमें दो तारे हैं। और सूर्य के अलावा इसको मैं पहले आपको समझा दूं, फिर उसके बाद में आप लोगों को लिखवा दूं, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। होता क्या है, आपका एक होता है सूर्य। रसेल कहते हैं एक सूर्य तो है ही, ये है अपना सन, ठीक है। और इसी के साथ में दो तारे और हैं, एक ये तारा, एक ये तारा। ये कौन है? सहायक तारा। और ये है बड़ा तारा, मान लीजिए एक और विशालकाय तारा है, ठीक है। स्टार ये भी है, बिग स्टार, इसको हम BS बोल देते हैं, बिग स्टार, इसको सहायक तारा बोल देते हैं। और ये हमारा सन है। बात ये हो गई कि रसेल कहते हैं कि दरअसल में ये तारा है जो घूम रहा था। ये तारा जब चक्कर लगा रहा था, तो ये जो बड़का वाला तारा था, बड़ा वाला तारा, ये क्या करता है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा था, ये ऐसे चक्कर लगा रहा था। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही ये इसके पास में बड़का वाला तारा आता है, तो होता क्या है, इसमें ज्वारीय बल होता है और उसका आकर्षण बल होता है। इसके आकर्षण बल के द्वारा जैसे ही यह इसके पास से गुजरता है, इस रास्ते से हो करके इसका काफी सारा भाग इसमें से टूट करके क्या होता है, इसके साथ में जुड़ करके जैसे ही ये तारा यहाँ पर पहुंचा और ये तारा इसके पीछे पीछे चल दिया। ये जब सूर्य का चक्कर लगाने लगा, मतलब जब भी अपने ब्रह्मांड में घूमने लगा, मंदाकिनी जो भी होगी उसकी, आकाश गंगा का ये जैसे जैसे चक्कर लगाने लगा, तो ये बड़ा वाला जो बिग स्टार था, इसी के पीछे इसमें से कुछ भाग इसमें के टूट गया। और ये टूटने के बाद में ये इसके साथ में पीछे पीछे जा रहा था। और ये पीछे पीछे जाते हुए ये जो मलबा था, कहीं न कहीं सूर्य के आसपास जो है छूट जाता है और ये इसका चक्कर लगाने लगता है। जब ये मलबा छूट करके इसका चक्कर लगाने लगा, तो यही मलबा जो है कहीं न कहीं घनीभूत होकर, संघनित होकर के क्या बनता है, आपका ग्रह का निर्माण कर लेता है। ये जो मलबा है, यही संघनित होकर के आपका ग्रहों से ग्रह बन जाते हैं। इसी के द्वारा आपके ग्रह बन गए हैं। ये है आपकी किसकी परिकल्पना? रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है। इसी से आपको आगे लिखना है, यही आपको आगे चल करके लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये परिकल्पना बहुत ही सरल है। सूर्य के साथ साथ में दो और तारे होते हैं, एक साथी तारा होता है, एक और विशालकाय तारा होता है, बड़ा तारा। विशालकाय तारा जब हमारे साथी तारे के आसपास आता है, वैसे धीरे धीरे जब उसके पास में आया, तो जो हमारा छोटका वाला तारा था, साथी तारा, उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल इकट्ठा होते हैं, वो उसमें उत्पन्न होता है। और जैसे इसमें गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल इसमें लगता है, तो इसमें का जो कुछ पार्ट होता है टूट करके इसके साथ में इसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ये इसके पीछे पहुंच चलता है, ये सूर्य के पास पहुंचा, तो यहाँ पर जो सूर्य था, ये इसके साथ में गोला लगा करके चलने लगा। तो जब ये इसके साथ में गोला बना करके चलने लगा, तो इसकी जो है परिक्रमा करने लगे, यही बन गए आपके ग्रह। यही है इनका जो परिकल्पना है, यही इनकी परिकल्पना है, ठीक है। अब समझ में आ गए होगी ना आपको, तो आराम से आप इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। बिल्कुल सरल है, इन लोगों ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत थोड़ा बहुत काम किया है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैज्ञानिक हैं रसेल, इनका ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं,
ये कहाँ के हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये। और इन्होंने क्या किया, जो अपनी थ्योरी दी है ना, इन्होंने इनका जो पूरा नाम है, इनको क्या कहते हैं? H.N. रसेल करके इनको पुकारते हैं, या इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। कौन सी थ्योरी है? द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक मतलब दो तारे हैं ना, द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, तो रसेल क्या कहते हैं? रसेल के अनुसार या इनकी थ्योरी के अनुसार, द्वैतारक परिकल्पना के अनुसार होता क्या है, जो आपका रसेल है, होता क्या है, ये कहते हैं, रसेल कहते हैं, ये अपनी थ्योरी में क्या लिखते हैं, इन्होंने कहा कि आदिकाल में, मतलब बहुत समय पहले, आदिकाल में दो तारे हुआ करते थे। सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे हुआ करते थे। दो अन्य तारे थे, जिसमें एक था आपका साथी तारा, एक था आपका साथी तारा, और यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला हुआ करता था, इसको भी विशालकाय पिंड ये नाम दे देते हैं। इसका एक और कौन था? विशालकाय पिंड। ये क्या कहते हैं? साथी तारा जो है आपका, सूर्य का चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। साथी तारा ये वाला आपका सूर्य का चक्कर लगा रहा था। जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहा था, लेकिन हुआ क्या, इनकी जो गति हुआ करती थी, ये इधर से साथी तारा जा रहा था, और ये इधर से, इनकी जो गति हुआ करती थी ये विपरीत दिशा में थी। ये बड़का तारा आ रहा था, ये साथी तारा एसटी जा रहा था, साथी तारा, और ये बिग स्टार जा रहा था, बीएस। तो इनकी ऐसी दोनों की विपरीत दिशा में गति हुआ करती थी। अब ये क्या कर रहा था, साथी तारा आपका, साथी तारा जो है आपका सूर्य का चक्कर लगा रहा था, लेकिन परंतु इसकी जो परिक्रमा हुआ करती थी, परंतु दोनों की परिक्रमा जो हुआ करती थी ना, दोनों की परिक्रमा यहाँ पर विपरीत थी। कैसी विपरीत थी? विपरीत दिशा में थी। जैसे ही साथी तारा जा रहा था इधर से, वो उधर से आ रहा था, तो दोनों को बीच में आपस में क्या होता है, हल्का आकर्षण बल लगता है। होता क्या है, जब ये दोनों पास में आ रहे थे, ये इधर से जा रहा था साथी तारा, और ये इधर से आ रहा था, जब ये दोनों पास में आ रहे थे, तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है कहीं ना कहीं बढ़ता है। जब दोनों पास आते हैं, दोनों पास आते हैं, तो आकर्षण बल बढ़ने लगा, आकर्षण बल बढ़ने लगा। आकर्षण बल जैसे ही बढ़ने लगा, तो इन दोनों में क्या होता है, आपका जो गुरुत्वीय बल हुआ करता था और जो ज्वारीय बल हुआ करता था, अब जो आपका बड़का वाला तारा था, बड़ा वाला जो विशालकाय तारा था, उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और
आपका जो आकर्षण बल होता है ज्वारीय बल होता है। तो ज्वारीय बल दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। बड़े वाले आकाशीय पिंड में क्या होता है, बड़े आकाशीय पिंड में, आकाशीय पिंड या तारा, ठीक है, बड़े आकाशीय पिंड में होता क्या है, ज्वारीय बल तथा और क्या बढ़ जाता है इसमें, इसमें हो जाता है ज्वारीय बल और क्या बढ़ता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें क्या होती है, अधिकता हो जाती है। बड़े वाले पिंड में क्या होती है, ज्वारीय बल की अधिकता हो जाती है। आपको दिख रहा है ना सही से, ठीक है। अब क्या होता है, जो बड़ा वाला आकाशीय पिंड था, बड़ा वाला विशालकाय तारे में, इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल क्या होता है, अधिकता हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे आपसे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे एच.एन. रसेल, इन्होंने द्वैतारिक परिकल्पना को दिया था। रसेल के अनुसार क्या होता है, आदिकाल में सूर्य के अतिरिक्त दो तारे और हुआ करते थे। इसका एक नाम देते हैं साथी तारा और दूसरा आपका क्या था, विशालकाय पिंड, विशालकाय तारा। साथी तारा जो होता है सूर्य का चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसके साथ में ही दोनों की जो परिक्रमा थी विशाल विपरीत दिशा में थी, विशालकाय तारे की और आपके साथी तारे की। दोनों जब पास में आते हैं तो बड़ा वाला जो तारा हुआ करता था उसकी जो आकर्षण शक्ति होती है वो बढ़ती है, और जैसे ही आकाशीय पिंड जो बड़का वाला था वो जब आगे आता है तो उसकी ज्वारीय शक्ति और आपका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है इसमें हो जाती है वृद्धि, और इसी वृद्धि के कारण आप ऐसे लिख लीजिए, इसी शक्ति की अधिकता के कारण, नहीं, इसी बल की अधिकता के कारण, बल की अधिकता के कारण क्या होता है आपका, जब बल की अधिकता हो जाती है सेकंड वाले पिंड में, बड़े वाले पिंड में, तो जो छोटा वाला पिंड साथी तारा हमारा था तो उसके भाग का जो मलबा होता है वो टूट करके उसके साथ में चल देता है। अधिकता के कारण साथी तारे का कुछ मलबा, साथी तारे का कुछ मलबा क्या होता है, कुछ मलबा बड़े तारे के साथ चल देता है। चल देता है मतलब उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब जब बड़ा वाला पिंड था उसके पीछे पीछे कुछ जो आकाशीय पिंड के साथ में जो छोटका वाला हमारा तारा था उसका जो कुछ भाग जा रहा था इसके पीछे पीछे, तो होता क्या है उसमें जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, अब होता क्या है, जो आपका बड़ा वाला पिंड था उसी के साथ में ये घूमने के लिए चक्कर लगाने लगता है। जैसे ही ये छोटा वाला पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहा था वैसे ही वो पिंड दूसरी लेकिन विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा था, ये इस दिशा में, मतलब एक दूसरे के क्या थे, ये विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे थे। तो ये इस दिशा में चक्कर लगाने लगा और ये इस दिशा में चक्कर लगा रहा था, तो ये वाला जो पिंड इसका जो यहाँ से मलबा छूटा तो इसके ऐसे दिशा में चक्कर लगाने लगा। ठीक है, आप समझ गए ना। तो इस दिशा में चक्कर लगा रहा था और जैसे ही ये मलबा धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था, यह मलबा क्या होता है, यह मलबा जो चक्कर लगा रहा था यह मलबा आगे चलकर बड़े तारे के साथ में, बड़े तारे के साथ, बड़े तारे के साथ क्या होता है, साथ
मतलब परिक्रमा करने लगता है, परिक्रमा करने लगा, परिक्रमा करने लगा, ठीक है, लगा, सॉरी, परिक्रमा करने लगा तथा यही मलबा आगे चलकर, मलबा आगे चलकर ग्रहों में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? ग्रहों में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया आपका? ग्रहों में परिवर्तित हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे ग्रह बन रहा है। मैंने आपको बताया कि जो आपका पिछला वाला जो एक छोटा सा साथी तारा हुआ करता था, उससे छोटा सा कहीं न कहीं मलबा निकला और बड़े वाले जो साथी तारा था, उसका बड़ा वाला जो आकाशीय पिंड था, उस आकाशीय पिंड के साथ में पीछे पीछे चला गया। कहते हैं ना, जब बड़ी पार्टी आ जाती है तो छोटी पार्टी के कुछ सदस्य बड़ी पार्टी के पीछे पीछे चले जाते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, उसी के सदस्य बन जाते हैं। तो वो भी जो छोटका वाला पार्टी था, वो छोटा वाला साथी था, उसका छोटे वाले साथी की कुछ जो प्रतिजन थे, उसके जो कुछ लोग थे, वो बड़े वाले तारे के साथ में चले गए, उनके सदस्यता ग्रहण कर ली, अर्थात उनके साथ में चक्कर लगाने लगे। फिर आगे चल करके यही क्या बन जाते हैं, उपग्रह, मतलब आगे चल करके यही आगे चल करके ग्रह बन जाते हैं और ग्रह का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। और यही क्या कहता है, आपसी आकर्षण के कारण ही यहीं पर उपग्रहों का निर्माण भी हो जाएगा। आपसी आकर्षण के कारण क्या हो गया आपका, आपसी आकर्षण के कारण ही आगे चलकर उपग्रहों का निर्माण होता है। किसका? उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, ये परिक्रमा, ये चीज आपको लिख लेनी है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर समाप्त होती है आपकी रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल की जो द्वैतारक परिकल्पना थी वो मैंने आपको बताई। इसी मतलब जो बल था, ज्वारीय बल और आपका गुरुत्वीय बल, उन दोनों बलों के कारण ही जो साथी तारा हुआ करता था, उसका कुछ मलबा बड़े वाले तारे के साथ में पीछे पीछे चल देता है। अर्थात उसके आगे चल करके होता क्या है, उस तारे की जो जिस दिशा में वो परिक्रमा कर रहा था, बड़का वाला तारा, उसी की दिशा में छोटका वाले जो उसका मलबा गया था, वो भी उसी की दिशा में, मतलब उसी की सदस्यता ग्रहण करके उसी की दिशा में चलने लगा। और आगे चल करके होता क्या है, संघनन आपस में होता है। संघनन की प्रक्रिया के कारण घनीभूत होते हैं और घनीभूत होकर के क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया के आधार पर आगे चल करके संघनन के कारण ही कहीं न कहीं ये इनका आपस में जुड़ा होता है और इनके उपग्रहों का निर्माण भी हो जाता है। तो हम आपसे बात करने वाले हैं अब आगे चल करके जो हमारी दूसरी परिकल्पना है उसके बारे में। फ्रेड हॉयल, नाम सुना है शायद आपने, इनका नाम है फ्रेड हॉयल तथा लिटिल टन, लिटिल टन की अभिनव प्रक्रिया का अभिनव सिद्धांत लिख लीजिए। अभिनव परिकल्पना, अभिनव सिद्धांत लिख लीजिए आप, अभिनव परिकल्पना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्रेड हॉयल और लिटिलटन का जो सिद्धांत है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मतलब इन्होंने कैसे बताया था। किसने? फ्रेड हॉयल और दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के वर्ष 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, तब इन्होंने क्या किया, फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया या इस सिद्धांत को दिया।
बात ये होती है ये दोनों मिलकर के इस सिद्धांत को दे रहे हैं, तो क्या दोनों की एक ही बात रही होगी? जरूर एक ही बात रही होगी, इसलिए दोनों का नाम एक ही जगह पर आ रहा है। इन दोनों लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर 2 तारे नहीं थे, 3 तारे थे। इन्होंने कहा कि 3 तारे जब हुआ करते थे तो उनमें से एक तारे में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इन्होंने कहा इनके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति या ग्रहों का निर्माण, ग्रहों की उत्पत्ति 3 तारों से हुई है। इन्होंने कहा ग्रहों की उत्पत्ति जो हुई है 3 तारों से हुई है, लेकिन तीसरा तारे में इनको कारण क्या था? इन्होंने कहा कि जो सूर्य का साथी तारा हुआ करता था उसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इन्होंने कहा सिद्धांततः, इनके सिद्धांत के अनुसार सिद्धांततः सूर्य के जो साथी तारा भी मैंने बताया था ना आपके साथ में, सूर्य के साथी तारे में विस्फोट हो जाता है। इन्होंने विस्फोट करवा दिया उसमें। अब जब ये विस्फोट करवा दे रहे हैं तो उससे कुछ मलबा निकलेगा, है ना? तो उस तारे के द्वारा जो विस्फोट हुआ तारा हुआ करता था, उस तारे के विस्फोट से अब होता क्या है कि जो तारा इनका विस्फोट हुआ, इस तारे के द्वारा जब उसमें धूलकण और गैसें निकली तो वो धूलकण और गैसें जो हुआ करती थी, वो धूलकण और गैसें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आपस में घनीभूत हो करके क्या है, उनका मतलब ग्रहों का निर्माण हो गया। इन्होंने क्या कहा, विस्फोटित तारे से धूलकण एवं गैसें निसरित हुए या निकले जो आगे चलकर क्या हुआ, यही आगे चलकर क्या करने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे या सूर्य का चक्कर लगाने लगे, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। और क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अंततः यही हो गए, अंततः यही संगठित होकर क्या हुआ, अंततः यही संगठित होकर क्या हो गए, ग्रहों का निर्माण हो गया। ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ग्रहों का निर्माण इन्होंने भी करवा दिया आपका। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया, 1939 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके सिद्धांत का नाम क्या है, फ्रेड हॉयल तथा लिटिलटन का अभिनव सिद्धांत या अभिनव परिकल्पना। और इनके सिद्धांत के अनुसार सूर्य के साथी तारे, इसमें 3 तारे हुआ करते थे, सूर्य के साथी तारे में हो जाता है विस्फोट। विस्फोट होने के बाद में जो उसके साथी तारे का जो भी मलबा हुआ करता था, जो भी उसके साथ में गैसें और धूलकण हुआ, वो आगे चल करके सूर्य की परिक्रमा करने लगे और सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ये संगठित होकर के ग्रहों का निर्माण कर दिया।
इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लिया ये सूर्य था अपना, सूर्य हुआ करता था। इन्होंने ये तीसरा ग्रह है, तीसरा तारा है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। साथी तारे के बारे में मात्र इन्होंने बताया कि ये जो साथी तारा था कहीं न कहीं आगे चल कर के ये दोनों आपस में टकराए और इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। ये विस्फोट होकर के इससे बहुत सारा मलबा निकला और ये मलबा जाकर के सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। जब ये मलबा चारों ओर ये देखो आपस में टकरा जाते हैं, ये टकराएंगे तो इसमें हो जाएगा विस्फोट। और जैसे ही ये विस्फोट होगा तो ये जाकर के इन दोनों ने क्या किया, इसके सूर्य के चारों ओर जो इसका मलबा हुआ करता था वो चक्कर लगाने लगा और यही मलबा आगे चल करके क्या बन जाता है, ये मलबा ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी से 8 ग्रहों का आपका निर्माण हो जाता है। ये इनकी है थ्योरी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इनमें है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से हैं। तो ये भी आपको फ्रेड हॉयल और आपका लिटिलटन का जो सिद्धांत है ये भी आपको समझ में आ गया। ये दोनों अमेरिका के सॉरी इन्होंने दोनों लोगों ने 1939 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने कहा कि 3 तारे हुआ करते थे। आपको दिख रहा था। अब हम बात करते हैं आपकी ऑटो स्मिड की एक परिकल्पना है। ये भी इस परिकल्पना से थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ कहीं न कहीं इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक से बताया होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है अब ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। तो इनका नाम है आपका ऑटो स्मिड। ठीक है, ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना तो ऑटो स्मिड क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानेंगे कि ऑटो स्मिड ने बताया क्या है। ऑटो स्मिड कहते हैं कि जब सूर्य था क्या, ये हमारा सन है, ये ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा था हमारी गैलेक्सी का। सॉरी ऐसे नहीं, सही से बना लेते। ये हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा था। ठीक है, मान लिया ये गैलेक्सी है, इसका चक्कर लगा रहा था सूर्य। ये गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा था तो सूर्य क्या होता है, जब आपका सूर्य चक्कर लगा रहा था गैलेक्सी का तो होता क्या है, इसमें जो सूर्य हुआ करता है इसमें होता क्या है, जब इसके पास से ये गुजरा, देखिए कुछ एक तो एरिया दूर का होता है और एक एरिया पास का होता है। तो जैसे ही ये इसके पास वाले एरिया से गुजरा तो यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर क्या क्या मौजूद था, यहाँ पर धूल कण और गैसेस यहाँ पर भी मौजूद थी। क्या हुआ, यहाँ पर भी धूल कण और गैसेस आपस में मौजूद हुआ करती थी। जैसे ही ये सूर्य आगे की ओर बढ़ा तो ये गैसेस ना, ये गैसेस आपस में, ये जो गैस हुआ करती थी गैस हल्की थी, लेकिन जो गैस हुआ करती तो वो हल्की हुआ करती थी, लेकिन जो धूल कण हुआ करते थे ये आपस में ज्यादा हुआ करते थे। ये क्या हुआ, यहाँ से जैसे ये छूटा पास से गुजरा तो इसका जो आकर्षण बल लगा होगा इस पर, उसके कारण जो सूर्य हुआ करता था आपका, इस सूर्य के चारों ओर यही वाली धूल कण और ये जो गैस हुआ करती है ये आपस में चक्कर लगाने लगते हैं। और जैसे ही ये चक्कर लगाए तो इसमें परत के रूप में ये जो धूल कण की जो परत है, ये वाली परत धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जमने लगी। बहुत दिनों के बाद में ये प्रक्रिया ऐसी हुई कि ये वाली जो परत हुआ करती थी ये टूटने लगी और टूटने के बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रहों के निर्माण होने के बाद में होता क्या है, ये ग्रह जो है आपके परतनुमा बने। इनमें भी अंदर की ओर परत हुआ करती थी और ये परतानुसार ये जो ग्रह हो गए, इन ग्रहों का निर्माण परत के रूप में बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गैलेक्सी का चक्कर हमारा जो सूर्य लगा रहा था इस पर कहीं न कहीं कौन सा ज्वारीय बल लगा होगा, इसी के ऊपर गुरुत्वीय बल लगा होगा। गुरुत्वीय बल के कारण यहाँ पर जो नजदीक से गुजरा, जब सब मतलब गैलेक्सी के सबसे पास से जब गुजरा तो यहाँ पर जो भी धूल कण रहा हो, गैसेस रही हो, उनमें क्या होता है, कंपन होगा, हुआ होगा
और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब सूर्य घूम रहा होगा इसके चारों ओर घूमने लगा, घूमने के बाद में हुआ क्या, ये लेयर के रूप में जमा, लेयर के रूप में जमा, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुआ। यही बता रहे हैं आपके ऑटो स्मिड। तो इसको भी आपको समझ लेना है ठीक से। मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं गैलेक्सी का, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। ये क्या है, मतलब जो हमारे ऑटो स्मिड जो हैं, ऑटो स्मिड आपके रूस के वैज्ञानिक हुआ करते थे। कहाँ के, रूस के वैज्ञानिक हुआ करते थे। ऑटो स्मिड रूसी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वर्ष 1943 में जो है, वर्ष 1943 ईस्वी में इस धूल परिकल्पना को दिया था। इस धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, या इस धूल परिकल्पना को पब्लिश किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब सूर्य हमारा, जब सूर्य, और इसको हटाइए, जब सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, जब सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था तो क्या हुआ, क्या हुआ, जब सूर्य आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तब सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, क्या होता है, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण इस सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण होता क्या है, जो आपकी आकाश गंगा हुई, उस आकाश गंगा में कुछ बादल, कारण कुछ बादल, धूलकण व गैसें, क्या हुआ, आपका क्या क्या है, धूलकण, बादल और कुछ गैसें क्या है, सूर्य के चारों तरफ आकर्षण बल के कारण, मतलब जब सूर्य में आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई, इसी आकर्षण शक्ति के कारण, मान लिया ये सूर्य ऐसे चल रहा था, तो इसकी जो आकर्षण शक्ति हुआ करती थी, तो इसके चारों ओर ये वाले जो कण हुए करते थे, धूल और बादल के कण, ये आपस में चक्कर सूर्य का लगाने लगे। यही ये बता रहे ऑटो स्मिड आपके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाने लगे तो होता क्या है, इनमें हुआ क्या, ये जो आपके धूल के कण हुआ करते थे, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, प्रारंभ में जो आपके धूल के कण हुआ करते थे ना, धूल के कण अव्यवस्थित रूप में, मतलब व्यवस्थित होकर के चक्कर नहीं लगा रहे थे, अव्यवस्थित रूप में, अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रहे थे। क्या, अव्यवस्थित, सॉरी, रूप में चक्कर लगा रहे थे। जब ये अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, जो आपकी इसकी गैसें हुआ करती थी, पहली बात तो ये अलग अलग, मतलब अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनके साथ में जो गैसें हुआ करती थी, गैसें भी अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रही थी।
ये भी अव्यवस्थित रूप में जो है चक्कर लगा रही थी। ये गैसें भी अव्यवस्थित रूप में चक्कर लगा रही थी। होता क्या है, जब ये धूलकण और गैसें आपस में अव्यवस्थित रूप से चक्कर लगा रहे थे, उसमें जो आपके धूलकण हुआ करते थे, धूल के कण, क्योंकि ये भारी हुआ करते थे, तो ये भारी होने के कारण ये कम अव्यवस्थित थे। इन्होंने ऐसा बताया कि ये कण जो है भारी हुआ करते थे, भारी होने के कारण ये जो है कम अव्यवस्थित थे। मतलब थोड़ा बहुत ये डाइवर्ट तो हुए, लेकिन पूरी तरह से अव्यवस्थित नहीं थे, थोड़ा बहुत अव्यवस्थित थे। लेकिन इसके मतलब आपेक्ष में जो गैसें हुआ करती थी, वो गैसें काफी ज्यादा अव्यवस्थित थी। हुआ का आर्टो स्मिथ जो रूस के वैज्ञानिक हुआ करते थे, वर्ष 1943 में अपनी परिकल्पना को, धूल परिकल्पना को देते हैं। इनके अनुसार जो सूर्य हुआ करता है हमारा, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, सूर्य में आकर्षण शक्ति पैदा हुई और आकाश गंगा के आसपास जो गैस, धूलकण और अन्य जो गैस के बादल हुए, वो कहीं न कहीं आगे चल करके सूर्य का चक्कर लगाने लगे। और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ में जो धूलकण हुआ करते थे, धूलकण तो थोड़ी मात्रा में, मतलब कुछ भारी हुआ करते थे, इसलिए कम मात्रा में मतलब डाइवर्ट हुई, कम मात्रा में अव्यवस्थित हुई। लेकिन गैसें जो हुआ करती थी हल्की थी और कम मात्रा में थी, इसीलिए गैसें अव्यवस्थित ज्यादा हुआ करती थी। कहीं न कहीं अंततः होता क्या है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप संपूर्ण जो इनका बादल, गैस और ये सब धूलकण होते हैं ना, धूलकण, बादल तथा गैसें, क्या होता है, तीनों चीजें आपस में घनीभूत होकर घनीभूत का मतलब है संगठित होकर के, घनीभूत होकर ग्रहों का निर्माण कर देते हैं। क्या होता है, ग्रहों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं, ये भी, इनसे भी आपका ग्रहों का निर्माण हो गया। इसमें होता क्या है, कई सारी लेयरों का भी निर्माण होता है। इसी के साथ साथ में बहुत सी लेयरों का निर्माण हुआ, और इसी प्रक्रिया के द्वारा होता क्या है, ये क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा इनके उपग्रहों का भी निर्माण हो गया। इसी प्रक्रिया के द्वारा इनके उपग्रहों का भी निर्माण हो गया। तो आप लोगों को ये याद रहा, पता चल गया या नहीं, इस चीज को हमें बताएंगे। तो हमने आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने बताया कि जो संपूर्ण बादल हुआ करते थे, गैस के बादल और बादल हुआ करते थे, उसके साथ साथ में आपका क्या हुआ, उसके साथ में आपका धूलकण हुआ करते थे। आपने ये बना लिया सूर्य और ये बना ली गैलेक्सी, ठीक। ये आपका जो चक्कर लगा रहा था सूर्य, तो इस तरह से जा रहा था। जैसे यहाँ पर सूर्य इसके नजदीक पहुंचता है, तो सूर्य में आकर्षण शक्ति हुआ करती थी। क्या हुआ, आकर्षण शक्ति मतलब बल, आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के द्वारा यहाँ का जो धूलकण और मलबा हुआ करता था, ये क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसमें क्या थे, आपकी गैस हुआ करती थी, मैंने आपको बताया, धूलकण बताए, और बादल, जो भी बादल हुए हों गैस के बादल, ठीक। ये तीनों ना कहीं आगे चल करके और सूर्य के जो हमारा हुआ करता था, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं
और ये लास्टली घनीभूत होकर के क्या करते हैं, संगठित होकर के क्या बनते हैं, आपस में ग्रहों का निर्माण कर देते हैं। बस यही है, और यही प्रक्रिया से आगे चल करके आपके इनके उपग्रहों का निर्माण होता है। यही इस सिद्धांत में अपनाया गया है, यही इस सिद्धांत में बताया गया है। लगभग ये 40 मिनट की क्लास होगी। इस 40 मिनट की क्लास में आप लोगों को 3 थ्योरीज जो है पता चल गई हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। आशा करूंगा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए, इन थ्योरीज में है कुछ नहीं, पहली बात तो। और जो कल की थ्योरी होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो बिग बैंग सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंतियर का, जो बेल्जियम के थे, उनके सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और इस क्लास को आगे बढ़ाइए। अगर पसंद आती है तो लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।